के सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ूं। G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। Mr. Modi is the boss. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कैसे एक चाय बेचने वाला आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, कैसे नरेंद्र मोदी वडनगर टू दिल्ली वाया बनारस प्रधानमंत्री बनने का सफर संघर्षों के पथ पर तय करते रहे, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की कहानी लिखी, आज दिखाएंगे आपको खास पेशकश में सीधे गुजरात से। नरेंद्र मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने राजनीति की लकीर को छोटा कर दिया है। सियासत के दायरों को तोड़कर नरेंद्र मोदी ने अपने कद की ऐसी लकीर खींची जिसके दायरे में दुनिया समाना चाहती है। दुनिया के सुपर पावर मुल्क आज भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं। ये दम है हिंदुस्तान का, ये दम है नए भारत की शान का, ये परवाज है सुपर पावर इंडिया की। ये रंग पीएम नरेंद्र मोदी की मेहनत की है, जिन्होंने दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान की चमकती हुई तस्वीर रखी। अफ्रीकन यूनियन को जिसकी रोशनी में दुनिया खिंची चली आ रही है। स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नक्शे पर बदलते, चमकते और तरक्की के पथ पर बढ़ते नए भारत की महानता का अटल हस्ताक्षर कर दिया, जिससे दुनिया ने सर झुकाकर कबूल किया। भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। एक प्रधानमंत्री की पारदर्शिता, एक प्रधानमंत्री की ताकत और एक प्रधानमंत्री का करिश्मा और उस पर दोस्त जैसा दिल। दिल्ली से वॉशिंगटन तक, दिल्ली से दुबई तक, दिल्ली से सऊदी अरब तक, दिल्ली से ब्रिटेन तक, दिल्ली से सिडनी तक, दिल्ली से पेरिस तक और दिल्ली से टोक्यो तक, दुनिया के हर कोने में आज मोदी नाम की गूंज है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। कृपया ध्यान दीजिए। वडनगर गुजरात की वो जगह है अहमदाबाद जहां से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन की कहानी किसी रेल की तरह राइट टाइम खुलती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में वडनगर का अहम योगदान है। किसे खबर थी रेलवे स्टेशन पर गूंजने वाली ये मासूम सी आवाज हिंदुस्तान की तकदीर बनेगी। भारत की आवाज को दुनिया के पटल पर यह आवाज मजबूत करेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने बचपन में खूब गरीबी देखी, चाय बेचने से लेके फीस देने की जद्दोजहद तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहे। आज मैं मौजूद हूं वडनगर में, वडनगर रेलवे स्टेशन जिसका कायाकल्प हो रहा है।
हालांकि वडनगर का इतिहास बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है, लेकिन आज वडनगर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जाना जाता है। ये वही धरती है जहां गांधी जी ने जन्म लिया, ये वही मिट्टी है जिसमें खेलकर गांधी जी बड़े हुए, ये वही धरती है जहां महात्मा गांधी ने आजाद हिंदुस्तान की परिकल्पना की, ये उसी मिट्टी की तासीर है जहां से गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल का नारा बुलंद किया। और उसी धरती गुजरात के मेहसाणा जिले में वडनगर में 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी ने जीवन के संघर्षों पर कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी जिससे दुनिया दिल में बसाए घूम रही है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी परिवार के जीवन में खुशियों की चाशनी खोलते और नरेंद्र मोदी उनका हौसला बनकर काम में हाथ बटाते थे। कि यहीं पर वो टी स्टॉल मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। इसी टी स्टॉल को हेरिटेज साइट बनाने के साथ साथ संजोया जा रहा है और वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का बचपन यहीं पर बीता। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो नजीर बन जाए, लेकिन पीएम मोदी ने संघर्षों के पथ पर चलकर नजीर को मिसाल बना दिया। चार दीवारी में घिरी ये वही दुकान है जहां पीएम मोदी और उनके पिता चाय बेचते थे। पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान को तारीख ने अपने पन्नों में समेट लिया है। आज दुनिया इस चाय की दुकान को देखने आती है, यहाँ से सबक लेने आती है। अगर दिल में मजबूत इरादा हो, आप दुनिया में अपने नाम का, अपने देश का परचम लहरा सकते हैं। चाय की दुकान ने हिंदुस्तान के कप्तान बनने की इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतों की कई दीवारें भी खड़ी की। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा, एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। एक गरीब परिवार का लड़का भारत की सबसे बुलंद कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। एक चाय वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं लग सकता। तमाम तरह की बातें की गई। आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश रहे और देश ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही नहीं बल्कि अपने पलकों पर बैठा लिया। कल तक जो हाथ दूसरे के हाथों में चाय की कुल्हड़ थमाते थे, आज दुनिया के पावरफुल मुल्क के सुपर लीडर्स पीएम मोदी से हाथ मिलाने को तरस रहे हैं। पीएम मोदी को दुनिया अपना बॉस कह रही है। Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सारी दुनिया अपनी माँ से मोहब्बत करती है, लेकिन अपनी माँ के लिए नरेंद्र मोदी का प्यार बिल्कुल अलग रहा। रेल की पटरियों से संसद की सीढ़ियों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हर शुभ काम करने से पहले नरेंद्र मोदी माँ से आशीर्वाद लेकर उनके पैर धोना, उनसे पैसे लेना कभी नहीं भूलते थे। भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। वडनगर की ये गलियां, ये चौराहे, ये रास्ते भले ही बदल गए, लेकिन ये आज भी अपने नरेंद्र को उनके कदमों की आहट से पहचान लेते हैं। इन्हीं गलियों में घूमने वाला एक नौजवान देश के भविष्य की गाथा लिख रहा था। इन्हीं चौराहों पर खड़े होकर वो गुलामी की बेड़ियों से निकल चुके मुल्क के अंदर का गुलामी वाला डर निकालने का रास्ता बना रहा था। इन्हीं गलियों में पीएम मोदी खेले
बड़नगर की हर दरो दीवार को नरेंद्र मोदी के बचपन की हर कहानी मुहज़्ज़बानी याद है। कई बार जब हम अपने शहर के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात का जिक्र करते हैं कि उसी शहर की वजह से आज हम जो हैं वो हैं, उस मिट्टी की वजह से आज हम जो हैं वो हैं। आज जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की कहानी इससे ठीक उलट नजर आती है, क्योंकि इसका नाम है वडनगर। ये वडनगर आज जो है एक कस्बे से नगर पालिका बना, उसका श्रेय जाता है यहाँ के एक बच्चे को जो पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था और आज देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। पीएम मोदी बचपन में स्कूल में अभिनय, वाद विवाद, नाटकों में हिस्सा लेते और पुरस्कार जीतते थे। बचपन से ही पीएम मोदी का लगाव एनसीसी में भी रहा और यही वजह रही कि उन्होंने एनसीसी की भी ट्रेनिंग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बचपन के किस्से बहुत सारे हैं। जैसे कि एक किताब है बाल नरेंद्र, उसमें एक किस्से का जिक्र है मगरमच्छ का। भले ही प्रधानमंत्री मोदी और उनका परिवार और उनका जीवन गरीबी और मुफलिसी में बीता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बचपन से ही बड़े हिम्मती स्वभाव के थे। एक बार वो स्कूल से इसी शर्मिष्ठा झील के पास आए। यहाँ पर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस शर्मिष्ठा झील में मगरमच्छ भी है। उन्होंने एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया और उसके बाद एक बाल मन की तरह ही कौतूहल साथ में लेकर ही प्रधानमंत्री घर पहुंचे हीराबा के पास उस मगरमच्छ के बच्चे को लेकर। हीराबा ने उन्हें बहुत ज्यादा डांटा। फिर क्या था, प्रधानमंत्री वापस आए, यानी कि नरेंद्र वापस आए और वापस से इसी शर्मिष्ठा झील में उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस छोड़ दिया। जिस उम्र में युवा अपने भविष्य की चिंता करता है, जिस उम्र में युवा अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, 17 साल की उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। नरेंद्र मोदी घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए। घर से बाहर रहने के दौरान नरेंद्र मोदी हिमालय के गुरुदाचट्टी में ठहरे, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत की यात्राएं की। मोदी 2 साल बाद वापस लौट आए, लेकिन घर पर केवल 2 हफ्ते रुके और फिर वापस भारत भ्रमण पर निकल पड़े। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं। मेरे देशवासियों, घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। ये एक जुनून था, वतन से इश्क था। ये जुनून एक सैलाब में बदलना था। गुजरात की गलियों में घूमता एक बच्चा मुल्क का मुस्तकबिल लिख रहा था। वो क्रांतिकारियों की फहरिस्त में अपना नाम जोड़ना चाहता था। मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने उसे कभी थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। राष्ट्र प्रेम को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते रहे। पीएम मोदी की हर वो कहानी आज हिंदुस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने हमेशा अपने देश को सबसे पहले रखा। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, और न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा बल्कि वो हमेशा प्रेरणादायी और चुनौतीपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी जब सिर्फ 8 साल के थे तो वो आरएसएस से जुड़ गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदाबाद के आरएसएस मुख्यालय में, और यहीं पर क्योंकि अब तो बदलते वक्त के साथ इसको नवीनीकरण इसका कर दिया गया, इसको नया बना दिया गया, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब आरएसएस में दाखिल हुए तो इसी जगह पर आए थे। यहाँ पर झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोना, यानी कि जो भी संघ का प्रचारक होता है उसका जैसा जीवन होता है आम जीवन, प्रधानमंत्री मोदी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। आरएसएस जिसके कण कण में राष्ट्रवाद है, जिसके तन मन में हिंदुत्व की बात है, जिसके रग रग में हिंदुस्तान है, भारत ही जिसकी जान है, जिसने देश के लिए दुश्वारियों के पहाड़ तोड़े। जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भेदों से परे
समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इस संघ का नाम है। यही वजह है पीएम मोदी का बचपन से ही आरएसएस के प्रति अलग लगाव था। पीएम मोदी कम उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। चाय की दुकान में काम करने के बाद पीएम मोदी आरएसएस की बैठक में जाते। आरएसएस से उनका पहला परिचय 8 साल की उम्र में ही हो गया था, जब पीएम मोदी अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। 1958 में नरेंद्र मोदी ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली। फिर वो धीरे धीरे करके आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। करीब 20 साल की उम्र में पीएम मोदी गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए और आरएसएस के नियमित सदस्य बने। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने लोगों को प्रभावित किया। आरएसएस का भारत निर्माण संकल्प पीएम मोदी ने इसे अपने सीने में बसा लिया। आरएसएस में रहकर पीएम मोदी जनता की सेवा में जुट गए और 1974 में पीएम मोदी नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए और फिर कई सालों तक नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। देश में जाकर आरएसएस का प्रचार करने लगे। आज जहां पर मैं आप पहुंची हूं वो है वो स्कूल जहां पर प्रधानमंत्री ने 5वीं से 11वीं तक की पढ़ाई की। आज इस पूरे स्कूल का भ्रमण मैं आपको कराऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो स्कूल में आए और इस जगह पर यानी कि इन सीढ़ियों से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तिलक किया। ये तिलक दिखाता है प्रधानमंत्री के समर्पण भाव को जो अपने स्कूल में आकर उन्होंने महसूस किया, क्योंकि इसी स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद वो आगे बढ़े और आज देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पद पर वो बने हुए हैं। ये उस स्कूल की दहरी है जहां से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधान ने पढ़ाई की। इस स्कूल की चार दीवारी को आज भी खेलता हुआ अपना नरेंद्र नजर आता है। स्कूल की हर दरो दीवार पर नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियां लिखी हैं। वो कैसा लगता है कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया आज वो इतने बड़े पद पर है, देश की सेवा में लगा हुआ है? ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये सारी दुनिया में, चाहे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भी जाओ, इंग्लैंड, उनकी वहाँ वाहवाही बोला दी है। असाधारण प्राइम मिनिस्टर मिला है और ये विश्व विभूति हो गया है। इसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते नरेंद्र मोदी कॉपी के पन्नों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिख रहे थे। इसी स्कूल में नरेंद्र मोदी की जीवन की नींव पड़ी। आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्क की नींव को मजबूत कर रहे हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफिस। जाहिर है कि प्रधानमंत्री को या नरेंद्र मोदी को कभी प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के कुछ कहा भी गया होगा। ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है, यहाँ प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों के साथ कई बार खेल भी खेला होगा। ये खेल प्रांगण आपको नजर आ रहा है। खेलते कूदते प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूमते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहां पर उन्होंने पढ़ाई की होगी, सब लोगों के मन में बड़ा कौतूहल रहता है कि प्रधानमंत्री की कक्षा कैसी होगी, नरेंद्र मोदी किस तरीके से कक्षा में बैठकर पढ़े होंगे। तो ये है उनका वो क्लासरूम जहां पर नरेंद्र मोदी पढ़ाई किया करते थे। हालांकि अब इसको बहुत बेहतर कर दिया गया है, लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी पढ़ाई करते थे उस वक्त ये उतना अच्छा नहीं था। ये जो बेंचेस हैं ये भी अब नई लगा दी गई हैं। हालांकि उस वक्त की बेंचेस उतनी अच्छी नहीं होती थी, उतनी मजबूत नहीं होती थी। यहाँ पर जाहिर है कि टीचर खड़े होते होंगे और ये वो बोर्ड रूम है जहां पर लिखकर उनको समझाया जाता होगा उनकी कक्षा के सिलेबस के हिसाब से, और शायद इसी में से किसी सीट पर नरेंद्र मोदी बैठा करते होंगे। और जाहिर है कि ये क्लास में प्रधानमंत्री आए भी होंगे जब वो स्कूल में आए, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतरी की जाए। अब इस क्लासरूम से आपको बाहर लिए चलती हूँ, क्योंकि इस क्लासरूम के बाहर का ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में ये मुमकिन होगा कि अपने दोस्तों के साथ प्रधानमंत्री खेलते होंगे। 1967 में गुजरात बोर्ड से नरेंद्र मोदी ने हाई स्कूल पास किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली के लिए इल्म के सफर पर निकल पड़े और 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए मुकम्मल किया। बचपन से ही सियासत की बेहद शानदार समझ रखने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी का पंचांग पहले ही लिख दिया था। यही वजह रही 1983 में
राजनीति विज्ञान में उन्होंने एमए किया। एमए में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे तमाम विषय रहे। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहे, जमीन पर रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और शायद एक यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि जमीन पर रहकर जो अनुभव उन्होंने हासिल किए, उन अनुभवों का वो इस्तेमाल करते हुए विकास करें, लोगों का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के साथ जुड़े। उससे पहले वो चाय बेचा करते थे, लेकिन आरएसएस के साथ जुड़ने के बाद 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सौंप दिया। अब वो वक्त आ गया था जब नरेंद्र मोदी सियासत के गलियारों में अपने कदम रखने वाले थे। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम के आगे नेता लिखने वाला था। वो साल था 1987 जब नरेंद्र मोदी ने बतौर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसी दफ्तर में बैठकर नरेंद्र मोदी पार्टी का कार्य संभालते थे। ये दफ्तर आज भी अपने नरेंद्र मोदी की मेहनत का गवाह है कि उन्होंने अपने पसीने से किस तरह कमल को सींचा। ये वो बीजेपी कार्यालय है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए और ये बताया जाता है कि यहाँ का एक कमरा, प्रधानमंत्री मोदी उसी कमरे में रहते थे। हालांकि अब अगर आप इस बीजेपी ऑफिस को देखेंगे तो ये बहुत बदल चुका है, इसका कायाकल्प किया जा चुका है, लेकिन ये वो कमरा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रहा करते थे। अब आपको ये एक आधुनिक कमरे की तरह नजर आएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री रहते थे तो जमीन पर बैठते थे, यहीं पर रहते थे और यहीं पर बीजेपी से जुड़े हुए कार्यों के लेकर काम पूरे करते थे। बीजेपी से जुड़ी हुई जो चीजें थी उन पर विचार विमर्श करते थे। यही वजह रही कि बीजेपी ने उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का महासचिव बना दिया। 25 सितंबर 1990 ये तारीख आज भी सोमनाथ मंदिर को याद है। सोमनाथ मंदिर जब लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर। सोमनाथ मंदिर परिसर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ परिसर से ही राम मंदिर का जय घोष दिया था और उसके बाद पूजा अर्चना की और यहीं से नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ पर सवार होकर देश भ्रमण के लिए निकले। दौर था साल 1990 का। देश की सियासत अलग रंग में रंगी हुई थी। देश की जुबान पर राम मंदिर का नाम था। हवा में बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारों की गूंज थी। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। यात्रा के सोमनाथ से शुरू होने वाले चरण के संयोजन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी। मोदी उस दिन सोमनाथ परिसर के अंदर मेहमानों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच की कहानी तो पूरी दुनिया ने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद की वो कहानी सुनाऊंगी जिसके सपने की डोर प्रधानमंत्री ने बचपन से ही बनानी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के मन में राष्ट्रवाद की मशाल कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं जगी है, बल्कि बचपन से ही राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रधानमंत्री मोदी के मन में थी और वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती चली गई। 1992 का साल कैलेंडर के पन्नों पर दस्तक दे चुका था और नरेंद्र मोदी के जहन में कश्मीर मिशन चल रहा था। नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर उनकी 1992 की कश्मीर यात्रा से शुरू होता है। तब वो न तो देश के प्रधानमंत्री थे और न ही गुजरात के मुख्यमंत्री। उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही भर थे। 26 जनवरी 1952 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे। आतंकी धमकियां दे रहे थे। खौफ के साए में निडर होकर नरेंद्र मोदी लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे थे और लाल चौक हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। वक्त अपने रफ्तार से चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल की धड़कन से भी तेज दौड़ रहे थे।
उनका कदम सियासत के पायदान पर चढ़ता जा रहा था। उस वक्त के बीजेपी के दिग्गजों की नजर में नरेंद्र मोदी एक शानदार नेता के तौर पर पहचान बनाने लगे और यही वजह थी कि साल 1995 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया और फिर 1998 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियों को और बढ़ाया। उन्हें बीजेपी में ही संगठन महासचिव बनाया गया। ये कहानी बीजेपी के कार्यकर्ता की है जिससे जननायक बनना था। ये कहानी चंद ख्वाबों की है जिन्हें हकीकत में बदलना था। ये कहानी एक चाय वाले की है जिससे मुल्क की फिजा में मिठास घोलनी थी। ये कहानी उस जननायक की जिसने भारत को एकजुट किया। ये कहानी उस नायक की जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया। साल दर साल गुजर रहे हैं और गुजरात अपने इतिहास में एक ऐसे शख्स का नाम लिखता जा रहा है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। लेकिन 2001 का साल नरेंद्र मोदी के इस्तेकबाल में ताज लेकर आया। देश गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा था, लेकिन सुई की घड़ी जब सुबह 8:46 पर पहुंची तो गुजरात के भुज में धरती हिलने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, महज 2 मिनट के भीतर भुज की तस्वीर में मलबा लिख चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भुज को जमींदोज कर दिया। भूकंप 13,000 से ज्यादा जिंदगियों पर मौत लिख गया। भुज के हालात तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के हाथों से निकल चुके थे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल से विपक्ष इस्तीफा मांगने लगा और दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजा। 7 अक्टूबर 2001 गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम का पदभार संभाला। पद संभालते ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर गए। भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटे। गुजरात में पीड़ितों की मदद क्या करने लगे। उस वक्त नरेंद्र मोदी भूकंप पीड़ितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे और देखते ही देखते नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता के दिल में उतर गए। जनता ने उन्हें अपना जननायक बनाया और नरेंद्र मोदी ने जनता और गुजरात के लोगों की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। गुजरात में विकास की गंगा बहाने वाले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक ऐसे विकास मॉडल को सामने रखा जो न सिर्फ गुजरात बल्कि विश्व भर में एक नजीर बनकर सामने आया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की रात के माथे पर भी सवेरा लिख दिया। गुजरात के विकास मॉडल की आज पूरे विश्व भर में चर्चा है और इसीलिए 4 बार सूबे की कमान गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को सौंपी। नरेंद्र मोदी ने भी दिल खोलकर गुजरात की जनता का विकास किया, जिससे न सिर्फ पूरे गुजरात की तस्वीर बदल पाई बल्कि गुजरात के लोगों की तकदीर भी पूरी तरह से बदल गई। ये चमकते हुए गुजरात की तस्वीर है। खूबसूरत सा दिखने वाला ये शहर अहमदाबाद, जिसे मोदी ने अपनी मेहनत से सजाया है। अहमदाबाद को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट, अटल ब्रिज नरेंद्र मोदी के विकास की गाथा का गुणगान कर रहा है। दुनिया के कई दिग्गज तक गुजरात की खूबसूरती देखने दौड़े दौड़े चले आए। गुजरात के विकास का नरेंद्र मोदी ने ऐसा खाका खींचा जिसने गुजरात को विकास का मॉडल बना दिया। आर्थिक पिलर के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल गुजरात के लोग व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, जिससे देसी और विदेशी निवेश जमकर हुआ। गुजरात की तस्वीर बदल गई। बिजली, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों पर सबसे पहले ध्यान दिया गया। इसी तरह गुजरात में पिछड़े कृषि क्षेत्र को आगे लाने के लिए नर्मदा बांध से निकाली गई नहरों ने खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया और गुजरात के खेतों में हरियाली खिल गई। नहरों के ऊपर सोलर ऊर्जा पर काम किया गया। इस काम के नए और क्रिएटिव तरीके अपनाए गए जो गुजरात के विकास का नया मॉडल बन गया।
सामाजिक पिलर में तत्कालीन सीएम मोदी ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले आए। इसी तरह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जबरदस्त काम किया, जिससे गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदल गई। गांव से लेकर उन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची, जहां के लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। गुजरात के विकास मॉडल ने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली दरबार से गुजरात की दूरी को कम कर दिया था। यह अलग बात है कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी देश की डिमांड बन गए थे। वो चाहते थे कि गुजरात के विकास मॉडल की तरह ही पूरे देश में विकास होना चाहिए। साल था 2013। देश में चुनावी हवा चलने लगी थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस अपना चेहरा देश के सामने नहीं रख पाई, लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और देश की जनता के हक में फैसला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। यही वो वक्त था, यही वो लम्हा था, यही वो साल, वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी का टर्निंग पॉइंट आया। 2014 में प्रधानमंत्री की तरफ से जिस चीज की शुरुआत की गई वो थी चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा बड़ी पॉपुलर हुई, इसको कैंपेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन चाय पर चर्चा की शुरुआत असल में हुई कहां से? अहमदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस्कॉन गाठिया ये वही जगह है जहां पर चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री कहते थे कि एक तरीके की फुटपाथ पार्लियामेंट है। लोगों के विचार समझने के लिए इस तरीके से चाय पर चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल अभी फिलहाल ये जो इस्कॉन गाठिया की दुकान है ये बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, राजनीति से जुड़ी चर्चा होती है और पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं। ये वही जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ने पहली बार चाय पर चर्चा की शुरुआत की। 2014 के चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा क्या की, पूरे देश में चाय पर ही चर्चा होने लगी और इस पर चर्चा ने ही नरेंद्र मोदी को देश का अकेला चेहरा बना दिया। ये पहला मौका था जब देश चुनाव को उत्साह की तरह मना रहा था। देश मतदान के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबसे खास, सबसे अहम था, जिसने 2014 के चुनाव को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के पाले में लाकर रख दिया, वो था वाराणसी। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जब बनारस को अपना चुनावी क्षेत्र चुना तो भोले की नगरी झूमने लगी। गंगा की धारा में नमो नमो का संगीत गूंजने लगा। गंगा का सार अब की बार मोदी सरकार का जय घोष करने लगा और देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर नहीं बल्कि सुनामी दिखाई दी। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी के इस नारे ने गंगा की धारा को जोश दिया। गंगा की अविरल धारा की आंखों में सफेद चमकते ख्वाब डाले, गंगा के घाटों को नई ऊर्जा दी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से ठीक पहले मोदी ने वाराणसी की परंपरा को प्रणाम किया, कहा उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। मोदी ने तकनीकी और मार्केटिंग के जरिए बनारस के बुनकर समाज की आंखों में समृद्धि का सपना डाला। नरेंद्र मोदी ने गंगा को साबरमती जैसा बनाने का वाराणसी से वादा किया।
मैं शिव की नगरी हूँ, मैं शंकर का ध्यान हूँ, मैं पूजन देवालय की, मैं गंगा का स्नान हूँ। कण कण में मेरे कंकर हैं, रग रग में मेरे शंकर हैं, मैं मोदी की वाराणसी हूँ। गंगा मां ने अपने पुत्र नरेंद्र मोदी को ऐसा ही आशीर्वाद दिया जिसने नरेंद्र मोदी को सत्ता के सबसे बुलंद शिखर पर पहुंचाया। दो 2014 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या आया? देश में नरेंद्र मोदी के नाम की दिवाली आई थी। मानो उस युग में राम नरेंद्र मोदी के अवतार में अवतरित हुए। एनालिसिस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अहम काम है उनके सामने, और इसको अगर हमारे देश में तवज्जो दी जाए, यूनिवर्सिटीज आगे आए और इसका डॉक्यूमेंटेशन करके अगर दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल, 21वीं सदी का इतना बड़े चुनाव का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, इसकी पूरी 21वीं सदी पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है, ये बहुत बड़ा संशोधन का विषय बनने वाला है। 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधान बना दिया। जनता ने इतना प्यार दिया कि नरेंद्र मोदी जनता के प्यार से सराबोर हो गए। तारीख 26 मई 2024, जगह दिल्ली, राष्ट्रपति भवन। 26 मई 2014 ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इस दिन भारत ने अपने भविष्य के भाग्य का फैसला किया। ये तारीख वर्तमान में भी इतिहास थी और इतिहास में वर्तमान। ये तारीख मंजिल है, ये तारीख संघर्ष है, मंजिल सपनों की, संघर्ष सफर का। और ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये एक जननायक की पटकथा का पहला पन्ना था, जो हौसलों की हिम्मत पर हकीकत की तस्वीर बना रहा था, जिसने हालात बदलने की कसम खाई थी और उन्होंने देश की तस्वीर बदल कर ही दम लिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विकास की ऐसी गंगा बहाई कि गंगा मैया ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को आंचल भर प्यार दिया। वाराणसी के बुनकरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकदीर बदल दी। बाबा की नगरी आज अपना डमरू बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गाथा गा रही है। सड़क पानी की शानदार व्यवस्था हो गई, हर शख्स को अपना मकान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया। साल 2014 में जब काशी वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधित्व सौंपा, तब उन्होंने इसी घाट से यहां पर सौंदर्यीकरण का, साफ सफाई का बीड़ा उठाया। जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर आरती उतारकर मां गंगा का आशीर्वाद मांगा और जीत के लिए शुक्रिया अदा किया। पीएम ने 80 की तस्वीर बदलने का फावड़ा उठाकर संकल्प लिया। घाटों की नगरी कही जाने वाली काशी के घाट आज सूरज की तरह चमक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को यूं तो कई सारे तोहफे दिए हैं, लेकिन एक तोहफा जो कि सबसे ज्यादा खास है, जो कि आध्यात्मिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है, तो वो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के भक्तों को दी है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं।
काशी की बदलती तस्वीर का सबसे शानदार मॉडल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो तोहफा दिया जिसकी भक्ति में पूरा देश लीन है। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब गलियों और तंग रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता। कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। दुनिया के पवित्र शहरों में से काशी को नरेंद्र मोदी ने खुद संवारा है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ धाम करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना है। चुनार के गुलाबी पत्थर, मकराना का सफेद मार्बल और वियतनाम के खास पत्थरों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। 250 साल के बाद मंदिर का पहली बार पीएम मोदी ने जीर्णोद्धार कराया। भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं, 27 मंदिर हैं। कॉरिडोर को 3 भाग में बांटा गया। इनमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। मुश्किलों को तोड़कर, दिक्कतों को जोड़कर, असंभव को जीतकर नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर बदलते भारत की तस्वीर उकेरी है और लिख दिया, भारत की बुलंद दीवारों पर पूरे हो रहे अरमान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पर देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव की भक्ति उनकी और भी ज्यादा बढ़ रही है। शिव के पथ पर चलकर भक्ति की शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया अब उन्हें आध्यात्म गुरु के तौर पर जानने लगी है। कहते हैं कि भक्त जब भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो वो भगवान के साथ समकक्ष खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आध्यात्म से ओतप्रोत है, जिसमें अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसके पीछे दुनिया खींची चली आती है, क्योंकि बचपन से ही उनका जीवन एक सन्यासी की तरह ही गुजरा। ये पूरा विश्व जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्म की तरफ किस तरीके का झुकाव है। प्रधानमंत्री मोदी जब जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्म देखते ही बनता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मां भद्रकाली के मंदिर में, जो कि अहमदाबाद में मौजूद है, और ये वो जगह है जब प्रधानमंत्री जब जमीन से उठकर बड़ा काम करने लगे थे। प्रधानमंत्री जब आरएसएस से जुड़े, प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी में सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जरूर आते थे। यानी कोई भी अच्छा कार्य करना हो उससे पहले मां भद्रकाली के दर्शन प्रधानमंत्री जरूर करते थे। और क्योंकि इनको नगर की देवी कहा जाता है, तो नगर की देवी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री आखिर कैसे न लेते। और खास तौर से अब जब प्रधानमंत्री बन चुके हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, तो वो जब जब गुजरात में मौजूद होते हैं, चाहे वो चुनावी मौसम हो या कोई और धार्मिक कार्यक्रम हो, तो यहाँ मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जरूर पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति रची बसी हुई है। देश की माटी के कंकड़ से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदारनाथ धाम तक, पीएम मोदी का व्यक्तित्व इस युग में महापुरुष जैसा है जो पूरी तरह से मुकम्मल है। ये कहानी राष्ट्र के एक ऐसे बेटे की है जिसने सब कुछ छोड़कर खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया, जिसने जीवन का कण कण, समय का पल पल भारत के नाम लिख दिया। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दुनिया विश्व गुरु कहकर बुला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्क का इकबाल बुलंद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके जन्मदिन के मौके पर ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सभी लोग? हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। अरे वाह,